अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, फलस्तीन के शहर बैतुल मक़दिस के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शहर का मरकजी हिस्सा है। 35 एकड़ पर फैला हुआ ये कंपाउंड मुसलमानों की दो बड़ी मसाजिद पर मुश्तमिल है। इनमें से एक मस्जिद जिसको इंग्लिश में डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है, ये मस्जिद सुनहरी गुंबद की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके साथ ही जुनूब की तरफ एक और मस्जिद वाक़या है जिसका गुंबद सुरमई रंग का है, जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है और ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। अगरचे आमतौर पर इस पूरे कंपाउंड को ही मस्जिद अक्सा कहा जाता है और सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद को इसकी इलामत समझा जाता है, लेकिन हकीकत में तारीखी तौर पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज की इस वीडियो में हम मस्जिद अक्सा की तारीख के कुछ औराक को पलटने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैतुल मक़दिस को दोबारा हासिल करने के लिए शाह फैसल बिन सुल्तान ने क्या क्या कोशिशें की थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये बात है 21 अगस्त 1969 की। इस दिन यूं हुआ कि मस्जिद अक्सा में आग के शोले बरकने लगे थे और ये सानिया शाह फैसल की जिंदगी में एक अहम संगे मील साबित हुआ था। मस्जिद अक्सा के हाल में अजान देने की मौजूदा जगह के बिल्कुल करीब ही लकड़ी का एक लंबा चबूतरा है जो आप देख सकते हैं। इसे सलाहुद्दीन मिंबर कहते हैं। आपको बताते चले कि ये मिंबर असल नहीं है, लेकिन ये असल की ही कॉपी है। असल में सलाहुद्दीन मिंबर शाम के मुसलमान सुल्तान नूरुद्दीन ने तैयार करवाया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश थी कि जब वो बैतुल मक़दिस को आजाद करवाएगा तो वो सलाहुद्दीन मेंबर को वहाँ पर नस्ब करेगा, लेकिन नूरुद्दीन की जिंदगी ने इसका साथ ना दिया और वो ये ख्वाहिश पूरी किए बिना ही इंतकाल कर गया था। लेकिन इसके ख्वाब को बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरा किया था, जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया और सलाहुद्दीन मेंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब कर दिया था और इसी वजह से इस मेंबर को सलाहुद्दीन मेंबर कहा जाता है। इसके तकरीबन 800 बरस के बाद 1967 में इसराइल ने बैतुल मक़दिस को अरबों से छीन लिया था। उस वक्त ये असली मेंबर मस्जिद अक्सा में मौजूद था, लेकिन बैतुल मक़दिस को यहूदियों के कब्जे में जाने के 2 साल के बाद इस मेंबर पर क़यामत टूट पड़ी थी। एक ऑस्ट्रेलियावी सियाह जो कि यहूदी नहीं था बल्कि मसीही था, ये मेंबर को आग लगाकर फरार हो गया था। इस आग की वजह से सलाहुद्दीन मेंबर तो जला ही और साथ ही इस आग के शोलों ने मस्जिद के बाकी हिस्सों को भी अपने लपेट में ले लिया था। इसराइल फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ रहा, लेकिन फिर 2.5 घंटे के बाद आग ठंडी हुई थी। लेकिन तब तक मस्जिद में सलाहुद्दीन मेंबर के साथ साथ मस्जिद की छत का कुछ हिस्सा भी गिर चुका था। इसराइली वजीर आजम ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया और मस्जिद के जले हुए हिस्सों को अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन इसराइली वजीर आजम ने मीडिया से उस वक्त कुछ नहीं कहा। इसने सिर्फ इतना कहा कि इस हमले से अरबों और यहूदियों के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, इसके कहने पर क्या होना था, अब तो जो होना था वो हो चुका था। पहले से खराब ताल्लुकात मजीद खराबी की तरफ जा चुके थे। बैतुल मक़दिस में मौजूद फलस्तीनियों ने इस हमले का इल्जाम मुकामी यहूदियों पर लगाया था और इस तरह दोनों में झड़पें शुरू हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ सलाहुद्दीन मेंबर को आग लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई सियाह को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसकी गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम दुनिया ये सोचने लगी थी कि इसराइली अदालत इसे सख्त से सख्त सजा देगी, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और ही कहानी शुरू हो चुकी थी। हुआ कुछ यूं था कि गिरफ्तारी के दौरान इसने पुलिस को अजीबोगरीब कहानियां सुनानी शुरू कर दी थी। इसका कहना था कि इसे तो खुदा ने हुक्म दिया था कि अगर वो मस्जिद अक्सा को आग लगा देगा तो इसे बैतुल मक़दिस का बादशाह बना दिया जाएगा। यहाँ तक कि इसने ये दावा भी किया था कि वो बनी इसराइल के पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान से ताल्लुक रखता है और मलका बरतानिया का भी ये रिश्तेदार है। जब दुनिया भर के मुसलमान उसे सजा मिलने की उम्मीद पर आस लगाए हुए थे, उसी वक्त इसराइली अदालत ने कुछ और ही फैसला सुना दिया था। इसराइली अदालत का कहना था कि इसको इस कार्रवाई का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो एक नफ्सियाती मरीज है और इसका ज़हन एक खास नजरिए पर डाला गया है। अदालत ने कहा कि इसकी जिंदगी में आग एक बहुत ही अहम चीज रही है। इसने सारी जिंदगी तन्हाई, तकलीफ या दबाव में गुजारी है। अदालत ने फैसला सुनाकर इसके ज़हनी इलाज का हुक्म दिया और इसको हथकड़ियाँ लगाकर ज़हनी अमराज के मरकज में भेज दिया गया था। कुछ बरस के बाद 1974 में इसको ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट कर दिया गया था, जहां पर 1955 में इसकी मौत हुई। इस तरह इसराइल ने इसको सजा से बचाकर ऑस्ट्रेलिया वापस भेज दिया था। लेकिन इस सारे वाक़े से मुसलमानों के दिल में जो आग भड़क उठी थी वो शोला अब ज्वाला बन चुका था। इसका एक नतीजा हुआ कि मुस्लिम दुनिया के लीडर जो कि 1967 में इसराइल से शिकस्त खाकर मायूस हुए थे, एक मरतबा फिर से इकट्ठे हो गए थे।
और सानिया मस्जिद अक्सा के तकरीबन 1 माह के बाद मराकश के दारुल हुकूमत रबात में 24 मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे जमा हुए थे। इस मुस्लिम ममालिक की मीटिंग में शाह फैसल खास तौर पर तशरीफ लाए थे और इस तारीखी मीटिंग में इस्लामी ममालिक ताउन की तंजीम और OIC के क़याम का ऐलान किया गया था और इस तरह पहली बार एक इस्लामी ममालिक की तंजीम मार्ज़े वजूद में आई थी, जिसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब का शहर जद्दा बनाया गया था। इस तंजीम के क़याम ने शाह फैसल और सऊदी अरब को मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी का मौका फराहम कर दिया था। शाह फैसल जो कि पहले ही इसराइल के खिलाफ था, अब मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ जंग की तैयारी खामोशी से शुरू कर दी थी। 6 अक्टूबर 1973 वो दिन था जब मुस्लिम ममालिक की एक यूनाइटेड फोर्स ने इसराइल पर 2 तरफ से हमला कर दिया था और ये हमला शाम और मिस्र की जानब से किया गया था। ये तारीख में पहला मौका था कि इतने ज्यादा इस्लामी ममालिक किसी के खिलाफ जंग में इकट्ठे लड़ रहे थे। मिस्र और शाम के अलावा पाकिस्तान, मराकश, लीबिया और दूसरे कई इस्लामी ममालिक इस फौजी इत्तेहाद का हिस्सा थे। यहाँ तक कि कुवैत जैसा छोटा सा मुल्क भी इस जंग में शरीक था। इस तारीखी जंग के लिए सऊदी अरब ने अपने 3000 फौजी और पाकिस्तान ने 16 पायलट्स भेजे थे। कहा जाता है कि मिस्र और शाम के अलावा मुस्लिम ममालिक की अफवाज जो इस तरीकी जंग में शरीक थी, इसकी तादाद 1 लाख के करीब थी। लेकिन मिस्र और शाम के अलावा मुस्लिम ममालिक की जितनी भी फौज वहाँ पर मौजूद थी, इसका काम इसराइल पर हमला करना नहीं था। मिस्र और शाम के अलावा सारी फौजों का एक ही मकसद था और वो ये था कि अरब इलाकों और खास तौर पर मुकद्दस मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और दिफा करे। आपको बताते चलें कि इस तारीखी जंग के लिए 16 अक्टूबर का दिन रखा गया था, क्योंकि इस रोज यहूदियों का सबसे बड़ा सालाना त्यौहार मनाया जा रहा था और उस दिन पूरे इसराइल में छुट्टी थी और सड़कों पर गाड़ियां ना होने के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि जब इसराइल में ये त्यौहार मनाया जा रहा था तो इन्हीं दिनों मुसलमानों में रमजान का महीना जारी था, इसलिए इस जंग को रमजान की जंग भी कहा जाता है। दोस्तों 6 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद मिस्र और शाम की अफवाज ने रूसी हथियारों के साथ इसराइल पर सरप्राइज अटैक कर दिया था और मिस्र की 2nd और 3rd आर्मी ने नहर स्वीज क्रॉस करके इसराइल पर पूरी शिद्दत से हमला कर दिया था, जिसके बाद मिस्र और शाम को इब्तिदाई 6 से 7 दिन में बहुत ज्यादा कामयाबियां मिली थी और इस जंग में मुसलमानों का पलड़ा भारी होने लगा था। फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी अमेरिका इस लड़ाई के दरमियान में कूद पड़ा था और अमेरिका ने इसराइल को जदीद हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दी थी। दोस्तों इस जंग में अमेरिका के कूद पड़ने से मुस्लिम ममालिक को क्या नुकसान उठाना पड़ा था और फिर सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ क्या किया था, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।